नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। भारतीय प्रबंध संस्थान काशीपुर का 9वां दीक्षांत समारोह का आयोजन। समारोह में प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल ने की शिरकत। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए छात्र छात्राओं का किया सम्मान। चंपावत विधानसभा उपचुनाव को लेकर जिला निर्वाचन विभाग अलर्ट। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि और प्रत्याशियों की उपस्थिति में ईवीएम का किया परीक्षण। सभी गाइडलाइन की दी गई जानकारी। ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला थाना इलाके में 2 कैंप संचालकों के बीच विवाद। चाकू मारकर एक कैंप कर्मचारी की हत्या। 2 कर्मचारी हुए घायल। आरोपी मौके से हुआ फरार। पौड़ी के थापली अणेत मोटर मार्ग पर रफ्तार का कहर। वाहन के पलटने से एक की मौत और 4 लोग हुए घायल। पुलिस ने रेस्क्यू कर घायलों को पहुंचाया अस्पताल। पश्चिमी विक्षोभ के चलते उत्तराखंड में पहाड़ से लेकर मैदान तक बदलेगा मौसम का मिजाज। 17 और 18 मई को तेज हवाओं के साथ बारिश के आसार। तेज गर्जना के साथ बिजली गिरने की संभावना। अब खबरें विस्तार से। भारतीय प्रबंध संस्थान काशीपुर का 9वां दीक्षांत समारोह धूमधाम से मनाया गया। समारोह में अंकुर तुलसैन को एमबीए में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए स्वर्ण पदक दिया गया। इसी तरह नेहा सक्सेना को रजत पदक, वरुण भार्गव को कांस्य पदक से सम्मानित किया गया। वहीं एमबीए एनालिटिक्स में रोशन कुमार बिस्वाल और साक्षी पोद्दार को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। समारोह में प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल ने कहा कि कोरोना काल में विश्व को आर्थिक नुकसान हुआ है। इस दौरान हमने सूझबूझ से फैसले लिए। उन्होंने आईआईएम से एमबीए की पढ़ाई पूरी करने वाले डिग्री धारकों से कहा कि भारतीय प्रबंध संस्थान के छात्र का भारत के विकास में अहम योगदान रहता है। संस्थान के छात्रों ने भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के देशों में औद्योगिक विकास, सामाजिक क्षेत्र और नवाचार के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। जीडीपी ग्रोथ रेट पे इसका कुछ असर पड़ सकता है, लेकिन अभी जो असेसमेंट देखा होगा आपने, आईएमएफ का भी आया है, वो जितने दूर मुझे याद है 8% के करीब है, अभी निकला है जी। और ये दुनिया का सबसे हाईएस्ट ग्रोथ रेट होगा फॉर एनी मेजर इकोनॉमी। चीन से तो कहीं ज़्यादा ही है, और अभी लॉकडाउन के बाद चीन की जो ग्रोथ रेट है कभी घट जाएगी, तो मेरे ख्याल से हमारा जो जीडीपी ग्रोथ है उनसे काफ़ी ज़्यादा होगा। फिर भी अगर ये अटकनें ऐसी नहीं रहती तो शायद इससे ज़्यादा ही जीडीपी ग्रोथ रेट होता। आपने देखा होगा, फिर भी हमने जब इकोनॉमिक्स सर्वे का पब्लिकेशन किया था फरवरी के पहले दिन, तो समीक्षा में हम लोगों ने जो फोरकास्ट दिया था, तो अभी भी आईएमएफ का जो फोरकास्ट है उसी के इर्द गिर्द है। 8 से 8.5 के रेंज में हमने कहा था उस समय। अभी 8.2 है मेरे ख्याल से आईएमएफ का। तो देखते हैं, भाई हर चीज़ को एडजस्ट करना पड़ता है, तो इसको भी हम लोग उस तरीके से देखें। चंपावत विधानसभा उपचुनाव को पारदर्शी, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक संपन्न कराए जाने के लिए ईवीएम एवं वीवीपी मशीनों का प्रथम रेंडमाइजेशन किया गया। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी एवं विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि और प्रत्याशियों की उपस्थिति रही। इस मौके पर जिलाधिकारी ने कहा कि निर्वाचन की संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी एवं निष्पक्षता व लोकतंत्र की गरिमा के साथ संपन्न किया जा सके, इसके लिए ईवीएम रेंडमाइजेशन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। उन्होंने समस्त राजनीतिक दलों को संबोधित करते हुए कहा कि जिला प्रशासन की मंशा चुनाव को निष्पक्ष करना है। जिलाधिकारी ने अवगत कराया कि सभी प्रक्रियाएं भारत निर्वाचन आयोग की सभी गाइडलाइन का पालन करते हुए की जा रही हैं। आज रैंडमाइजेशन हुआ है सर, किस प्रकार से आप? जी, आज ईवीएम वीवीपैट का हमने रैंडमाइजेशन किया है और यहाँ पर
बीजेपी और कांग्रेस के एजेंट्स एंड सपा के स्वयं उम्मीदवार एवं निर्दलीय उम्मीदवार, तो चारों हमारे रिप्रेजेंटेटिव मौजूद हैं। और इसमें हमारे पास जो FLC की मशीन्स थी 427 और 409 BU/CU और 377 VVPATs, और हमने 60 और 85% एक्स्ट्रा BU/CU और VVPAT रिस्पेक्टिवली दी हैं। और इसमें ताकि कोई कमी ना हो, कोई बूथ्स पे मशीन्स की कमी ना हो, और रैंडमाइजेशन सभी के पार्टीज़ के सामने किया गया है और उनको दिखा के समझाया भी गया है, और उनके सहमति से और उनके निष्पक्षता से, क्योंकि ये किया गया है और इसमें सभी मौजूद हैं, तो इसमें अभी उनको मशीन्स की लिस्ट भी प्रोवाइड कर दी गई है ताकि निष्पक्ष चुनाव हो सके। इसलिए रैंडमाइजेशन एक मेन प्रक्रिया होती है, वो फर्स्ट यहाँ पे कर दिया गया। खबर उधम सिंह नगर से है, जहां कुमाऊं के DIG काशीपुर कोतवाली पहुंचे, जहां उन्होंने क्राइम से संबंधित शिकायतों को सुनने और उनका निस्तारण करने के लिए जनता दरबार लगाया, जिसमें मिली शिकायतों के जल्द निराकरण के लिए संबंधित पुलिस अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। वहीं DIG नीलेश आनंद भरने ने कहा कि हमारी प्राथमिकता है कि लंबित शिकायतों को शीघ्र पूरा करने के साथ साथ अपराध पर अंकुश लगाया जाए। ये पीड़ित दरबार जो है इस तरह का लगाया गया है, ये प्रथम ही जो है इस बार डायरेक्टली जो जिनकी समस्याएं है, जो जिनके ऊपर जो पीड़ित है, जिनके विरुद्ध ऐसा जो विक्टिम है, जिनके साथ ऐसा क्राइम हुआ है, जो शरीर संबंधी अपराध होता है, मारपीट हुई है या जिनके यहाँ हत्या हुई है या जिनके साथ जो है गंभीर जो है वो 307 हुई है, अटेम्प्ट टू मर्डर का मामला हुआ है, या महिलाओं के अपराध है, महिलाओं का जो है वो छेड़खानी या कुछ इवन रेप की धारा, पॉक्सो की, तो ऐसे जो पीड़ित है, जो कई बार जो है वो कई बार ऐसा भी होता है कि उनके साथ उनको कभी धमकाया जाता है या सेटलमेंट के लिए थ्रेट दी जाती है, तो ये दिखाने के लिए कि पुलिस उनके साथ है और उनकी जितनी भी जो भी समस्याएं हैं कि FIR सही से हुई, नामजद की, गिरफ्तारी, चार्जशीट और अन्य कार्रवाई पुलिस सही से कर रही है, या पुलिस के लिए उनके पास कोई कुछ समस्याएं है, तो ये मौके पर ही निस्तारण करके मौके पर उनकी सुनवाई हो रही है, ताकि आमने सामने जो है वही निस्तारण हो और जो मामले का वही हो। पूरे कुमाऊं मंडल में समस्त SSPs को इसी तरह के पीड़ित दरबार लगाने के निर्देश। वहीं पौड़ी के जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने रिबन काटकर कंडोलिया थीम पार्क का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उनके साथ मुख्य विकास अधिकारी प्रशांत कुमार आर्य, पालिका अध्यक्ष बेनाम, सरपंच ललित नेगी, पालिका सभासद और कई गणमान्य नागरिक भी मौजूद थे। आपको बता दें कि ये पार्क बच्चों, महिलाओं, वयस्कों और वृद्ध जनों के लिए बहुत सारी मनोरंजक खूबियों के साथ सप्ताह के 7 दिन खुला रहेगा। विजय कुमार जोगदंडे जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि आज आपके नेतृत्व में पौड़ी, जो कि पर्यटन नगरी के नाम से पहचाना जाता है, उसे आज एक वास्तविक पहचान मिली है। और मैं CDO साहब का विशेष रूप से सरपंच जी का धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों के सामूहिक प्रयास से जो है ये काम यहाँ पर हुआ है। और मैं पौड़ी के लोगों से निवेदन करूँगा कि एक शुरुआत पर्यटकों के लिए हुई है और आगे जो हमारे पर्यटक स्थल है, जैसे राशि में कैनवास पर्वत है, चंडीदार है, तमाम चीज़ें हैं, तो इन लोगों पे जब एक चीज़ खुली है तो हम लोगों पे भी धीरे धीरे अकल आएगी और हम लोग पौड़ी के विकास की अब सिर्फ बात करें। काफ़ी है हमको इस पार्क से, और हमारा सहयोग जिस प्रकार हमारे शासन प्रशासन ने किया है, इसलिए हम सबके लिए आभारी है। ये आज बड़ी खुशी की बात है कि इतने टाइम के बाद ये पार्क हमारे बच्चों के लिए खुला है, जो बेचारे पार्क में घूमने के लिए, झूले के लिए बहुत तरस रहे थे। तो बड़ी खुशी हुई सबको ही, पौड़ी वासियों को और विशेष करके हमारे नवयुवक बच्चों को, छोटे बच्चों को, इस चीज़ के लिए पूरे पौड़ी को, हमारे बच्चों को बहुत बहुत बधाई। और विशेष करके DM सर को, हमारे पंचायत सरपंच ललित जी को बहुत बहुत बधाई है। उत्तराखंड परिवहन निगम के अल्मोड़ा डिपो की आधा दर्जन से अधिक बसें इन दिनों चारधाम यात्रा में लगाई गई है, जिस कारण अल्मोड़ा के कई सटों पर चलने वाली सेवाएं बाधित हो रही हैं। इससे जहां यात्रियों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है, वहीं डिपो को राजस्व का नुकसान भी झेलना पड़ रहा है। खड़े 2 घंटे हो गए खड़े यहाँ, ना तो बैठने की अवस्था है और ना कहेंगे ना टिन सेट है। और दिल्ली जाना, दिल्ली के लिए गाड़ी के लिए इंतजार देख रहे हैं। और यहाँ काफ़ी सालों से परेशानी चल रही, धूप में खड़े रहना पड़ा है। जैसे हम राज्य प्रवेश करते हैं तो पहला ही
रोडवेज बस स्टैंड है जी। यहाँ पे ना तो 3 सेट है जी, कोई ना कोई बैठने की सुविधा है जी। बहुत ज़्यादा ही परेशान है जी। लोकल का भी धूप में खड़ा, कम से कम जाकर बैठ जाए, यहाँ कोई व्यवस्था ही नहीं है जी। सरकार का कोई ध्यान नहीं है जी। एक अपने में ऑर्गेनाइजेशन है और उनका अपनी फंडिंग भी होती है और ऐसी व्यवस्थाएं बनाने उनका जो है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि ये पब्लिक सर्विसेज से जुड़ा हुआ है। तो नगर पालिका क्षेत्र में है, हम भी अपने स्तर से देखेंगे कि किस तरीके से हम किसी भी एनजीओ से या अपने स्तर से जहाँ भी हमारी फंडिंग की होती है तो हम ऐसी व्यवस्था बनाने का जल्द से जल्द। खबर ऊधम सिंह नगर से है, जहां खटीमा की सीमांत गांवों में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने मुनादी कराकर डैम को जल्द खाली करने के दिशा निर्देश दिए। आपको बता दें, सिंचाई विभाग की इस कार्रवाई से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया और डैम खाली न करने की जिद पर अड़े रहे। इसके बाद लोगों ने धरना प्रदर्शन किया और उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दी। चारधाम यात्रा जो गाड़ियाँ हमारी लगी हुई हैं उसमें परिवेश में जो गाड़ियाँ हमारी दैनिक उसमें चलती थी शेड्यूल में, वो कटलमेंट हो रही हैं, जिससे परिवहन निगम अल्मोड़ा को आर्थिक हानि पहुँच रही है। और अगर ये चारधाम जो गाड़ियाँ लगाई गई हैं, कुल 7 गाड़ियाँ, उनके परिप्रेक्ष्य में उन रूट में नहीं दूसरी गाड़ी दी जाए, जिसे रूट मार्ग संचालित हो सके और जिसे आय प्रभावित। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु देवभूमि में दर्शन के लिए आ रहे हैं, लेकिन देवभूमि के प्रवेश द्वार मंगलौर बस अड्डा अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। रोजाना हजारों की संख्या में यात्री मंगलौर से सफर करते हैं। बस स्टैंड पर यात्रियों के लिए कोई विश्राम कक्ष तक नहीं उपलब्ध है। यात्रियों को बैठने के लिए कोई बेंच तक उपलब्ध नहीं है। ना ही इस भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप से बचाव के लिए कोई इंतजाम किया गया है। आपको बता दें, पानी की समस्या से लेकर तमाम सुविधाओं का टोटा लगा हुआ है, जबकि रोडवेज बस स्टैंड के साथ साथ प्राइवेट गाड़ियों के इंतजार में भी यात्री घंटों खड़े रहते हैं। हम लोग 65 साल से लगभग यहाँ बसे हुए हैं। 65 साल से लगभग बसे हुए हैं, जबकि हमारी 2 पीढ़ियाँ गुजर गई। और हम लोगों को सन 2020 में एक अल्टीमेटम दिया गया था, मतलब सूचना के माध्यम से, कि आप लोगों को हटाया जाएगा। जबकि इस पे हम लोगों ने हम माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आश्वासन मिला कि आप लोग उजाड़े नहीं जाएंगे, आप लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। उन्होंने आश्वासन भी दिया और हम लोग इस आश्वासन पर रहे। और पुराने समय से भी नेतागण लोग ये आश्वासन देते आए हैं कि आप लोगों को कभी नहीं उजाड़ा जाएगा, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हम लोगों को ताड़ित किया जा रहा है और उजाड़ने का प्रावधान बना करके और कार्रवाई की जाए। चंपावत के पूर्णागिरी धाम के ठूली गाड़ में भारी मात्रा में श्रद्धालुओं एवं दुकानदारों द्वारा फैलाई जा रही है गंदगी से लोग परेशान हैं, जिस कारण पूर्णगिरी के ठूली गाड़ में जगह जगह कूड़े का ढेर लग रहा है। इस पूरे मामले पर जब हमने पर्यावरण मित्र मेला इंचार्ज अशोक कुमार से बात की तो उन्होंने कहा कि हमारे द्वारा बार बार अनाउंसमेंट कराया जाता है, लेकिन लोग समझने को तैयार नहीं है। जी अनाउंस भी होता है कि कूड़ा जो है वो कूड़ेदान में डालिए है, और हमारे कर्मचारी भी सफाई व्यवस्था में बरकत तैनात रहते हैं। धीरे पे कूड़ेदान लगे हैं, बहुत समझाने, यदि पूरा दिन समझाते ही रहते हैं, अनाउंस भी समझाते रहते हैं कि भैया कूड़ा जो है कूड़ेदान में डालो। ढेर संख्या में भंडारा इकट्ठा हो जाते हैं, चलते हैं, बहुत से श्रद्धालु जमीन में भी आ जाता है, उसको झाड़ू लगवा करके हम सफाई कर्मचारियों से एक जगह इकट्ठा करवा देते हैं, फिर उसमें आग लगवा करके उसको नष्ट कर देते हैं। इकट्ठा पड़ा हुआ है, ये काफ़ी दिनों से नहीं इकट्ठा हुआ, अभी ये थोड़े दिनों से हमने इकट्ठा करवाया है, उसको हटवा देंगे आजकल में हम हटवा करके कहीं सुरक्षित जगह पर उसको आग लगवा करके उसको नष्ट कर देंगे। हमारा नाम है नैनीताल के रामनगर से है, जहां तेज तूफान के आने से मालधन के राजकीय प्राथमिक स्कूल की टीन उड़ गई। आपको बता दें, गनीमत रही कि स्कूल की छुट्टी होने से बड़ी अनहोनी होने से बच गई। स्कूल की व्यवस्था खस्ता हाल हो चुकी है। स्कूल में ना तो बच्चों के लिए बैठने की उचित व्यवस्था है और ना ही पीने के पानी की व्यवस्था है। ये कैसे गिरी? ये तूफान आया, तूफान से उड़ी है और बच्चों की छुट्टी हो चुकी थी उस वक्त, नहीं तो बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता था यहाँ पे।
आप क्या चाह रहे हैं शासन और प्रशासन से, इस तरीके से कैसे चलेगी व्यवस्था यहाँ पे? अब बरसात का मौसम आ गया है, वो व्यवस्था कोई नहीं है। सरकार ने कोई व्यवस्था आज तक कोई नहीं करी है। बार बार हम मांगे कर रहे हैं कि स्कूल के लिए कोई व्यवस्था पढ़ाने की जाए। आपके माध्यम से मुझे ये जानकारी मिली है कि विद्यालय की टीन की छत हो गई थी। जैसा कि आप बता रहे थे, ये फॉरेस्ट लैंड वाले विद्यालय हैं जो कि टेम्परेरी अरेंजमेंट अपने झोपड़ी बना करके या टीन शेड बना करके इनमें बच्चों की वैकल्पिक व्यवस्था की जाती है। समय समय पर डिपार्टमेंट में उच्च अधिकारियों को इस मामले से अवगत कराया जाता है और उच्च स्तर से भी इस मामले को सॉर्ट आउट किया जा सकता है। कल रात जो तेज की आंधी आई है उससे हमारे विद्यालय की छत उड़ गई है, टीनें उड़ गई हैं सारी और पीछे पेड़ गिर गया है जिससे हमारे विद्यालय को बहुत क्षति हुई है। हमने एक बैठने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की थी अपने बच्चों के लिए। खटीमा में अवैध मिट्टी खनन को लेकर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने घेराबंदी कर अवैध खनन में लिप्त 4 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को धर दबोचा है और ट्रैक्टर ट्रॉलियों को पुलिस ने सीज कर दिया। वहीं इस मामले में सीओ भूपेंद्र सिंह भंडारी ने बताया कि अवैध मिट्टी खनन को लेकर पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत ट्रैक्टर ट्रॉलियों को सीज कर दिया गया है और ये कार्रवाई लगातार चलती रहेगी। पूरे आदेश हैं कि अवैध मिट्टी हो या अवैध इस प्रकार का कोई भी खनन अगर किया जा रहा है तो उस पर अभियान चलाया जाए। तो कल हमने खटीमा पुलिस के साथ में रात के समय में एक अभियान चलाया जिसमें अवैध प्रकार की मिट्टी लाई हुई 4 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को सीज किया गया है और ये कार्रवाई लगातार चलती जाएगी कि इसमें जो है ये टैक्स चोरी कर रहे हैं तो अगर जो परमिशन पर चलती है तो परमिशन लेकर के चलें तो ठीक है, अगर इस प्रकार से अवैध चलेंगी तो इनको जो है सीज करने की कार्रवाई की जाएगी। कर दिए गए हैं, इसे खटीमा क्षेत्र की हैं, देहात क्षेत्र से ला रहे थे ये और इनके पास कोई रॉयल्टी आदि नहीं थी तो इस कारण इनको सीज कर दिया गया। ऐसा तो हमारे संज्ञान में आया नहीं है। जो भी दिखा रहे हैं वो अपनी परमिशन IGM साहब की परमिशन है। जो जिनके पास परमिशन नहीं होगी तो उनके खिलाफ तो हम कार्रवाई करेंगे, सीज कर। ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला थाना इलाके में नीलकंठ मोटर मार्ग पर 2 कैंप संचालकों के आपसी विवाद में चाकू मारकर एक कैंप कर्मचारी की हत्या कर दी गई, जबकि 2 कर्मचारी चाकू लगने से घायल हुए हैं जिनका उपचार राजकीय चिकित्सालय ऋषिकेश में किया जा रहा है। वारदात के बाद चाकू मारने वाले आरोपी मौके से फरार हो गए और वहीं पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया है। पौड़ी के थापली अणेत मोटर मार्ग पर एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया जिसमें 4 लोग घायल हो गए और उनकी मौत हो गई। थानाध्यक्ष पौड़ी विनोद गुसाई ने बताया कि थापली से अणेत गांव को जा रही टैक्सी कार अणेत बैंड के पास अनियंत्रित होकर करीब 100 मीटर लुढ़कते हुए दूसरी सड़क पर जा गिरी, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी और पुलिस ने रेस्क्यू कर घायलों को निजी वाहनों से अस्पताल पहुंचाया। दिनेशपुर थाना इलाके के रामबाग गांव में 21 वर्षीय युवक विशाल स्वर्णकार करंट की चपेट में आ गया और वहीं खेत में विशाल बेसुध हालत में पड़ा रहा। आपको बता दें, विशाल को रुद्रपुर एक निजी अस्पताल में ले जाया गया और वहां विशाल को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं विशाल की मौत से पूरे परिवार का रो रोकर बुरा हाल है और पूरे गांव में मातम छाया हुआ है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता और बंगाल की खाड़ी से आ रही नम हवाओं की सक्रियता से फिर मौसम का मिजाज बदलने की उम्मीद है। आपको बता दें, मौसम विज्ञानियों के मुताबिक उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चामोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में 17 और 18 मई को तेज हवाओं के साथ बारिश के आसार हैं। विज्ञानियों के मुताबिक इन क्षेत्रों में बारिश संग कहीं कहीं तेज गर्जना के साथ ही बिजली गिरने और 50 से 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाओं के चलने की भी संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता और बंगाल की खाड़ी से आ रही नम हवाओं के चलते राज्य में खासकर पर्वतीय इलाकों में हवाओं का दबाव बन रहा है, जिसके चलते समय समय पर बारिश होने के साथ ही बार बार बारिश देखने को मिल रही है।
फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।